Hello students, welcome to GATE Academy. So next topic is electric field intensity due to surface charge density. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने लाइन चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था और उसके डिफरेंट केसेस हम लोग देखे थे. उसी तरीके से हम लोग को देखना है कि अगर आपके पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो उस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा. ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे कि आपका एक XY प्लेन पे एक चार्ज शीट प्लेस्ड है. ठीक है, एक XY प्लेन है, ये XY प्लेन मतलब एक फ्लोर पे इस तरीके से हमारा चार्ज शीट प्लेस्ड है. ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, XY प्लेन का परपेंडिकुलर Z हो गया. ठीक है, तो आपका जो परपेंडिकुलर है या सरफेस का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, आइदर प्लस Z डायरेक्शन में होगा या तो माइनस Z डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, लेट अस से दैट इज 0 0 H. ठीक है, किसी पॉइंट P जो कि Z एक्सिस पे ही प्रेजेंट है 0 0 H पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जैसे कि डिफरेंशियल लेंथ में कंसीडर किए थे कि डिफरेंशियल लेंथ में हम लोग क्या किए थे, एक लाइन चार्ज था, लाइन चार्ज में हम लोग डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर किए थे. वैसे ही मैं यहाँ पे एक डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका डिफरेंशियल सरफेस हो गया. इसकी वजह से यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. तो अगर मुझे इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोग लाइन ज्वाइन करेंगे इस डायरेक्शन में. तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. ठीक है, ये मान लो एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा. ठीक, तो ये आपका डिफरेंशियल सरफेस है ds मान लो. ठीक, इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट P पे जो कि 0 0 H है. क्लियर. सो नाउ हम क्या करते हैं कि जिस भी डिफरेंशियल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, r. ठीक है, तो ये वेक्टर r कितना होगा, तो इस पॉइंट से पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे ओरिजिन तक. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है रो, क्योंकि XY प्लेन पे है तो XY प्लेन पे जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो रो ले रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं कि इस सरफेस से हम ओरिजिन तक जा रहे हैं, फिर ओरिजिन से हम इस पॉइंट P तक जा रहे हैं. ठीक है, मतलब अगर मुझे इस पॉइंट को मैं A बोलता हूँ, इसको O बोलता हूँ, तो अगर मुझे A से P तक जाना है तो मैं कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, A से O और O से P तक. तो वेक्टर R कितना हो जाएगा, ये जो वेक्टर R है तो वेक्टर R कितना होगा, अगर मुझे वेक्टर R लिखना है तो वेक्टर R मतलब हो गया हमारा डिस्टेंस A टू P. और A से P जाने के लिए हम लोग क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं, A से O और O से P. ठीक है, अब A से O जा रहे हैं तो हम लोग इसको डिस्टेंस कितना लिए, रो. ठीक है, दिस इज डिस्टेंस रो. तो ये फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं मैं डिफरेंशियल सरफेस से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना लिए हैं, रो लिए. तो एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं रो, और कौन से डायरेक्शन में, तो रो के डायरेक्शन में, तो एरो डैश एरो कैप. ठीक है, और यहाँ पे रो की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एरो कैप. ठीक है, देखो 0 से सरफेस तक आओगे तो रो को इंक्रीज करना पड़ेगा. अब सरफेस से वापस ओरिजिन तक आओगे तो रो को डिक्रीज करना पड़ेगा. तो रो को डिक्रीज कर रहे हैं मतलब हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं. तो निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और क्योंकि लेंथ फिक्स है तो अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं. तो इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं तो उसके डायरेक्शन को हम लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन से कंपनसेट नहीं कर सकते. इसीलिए आप जब डायरेक्शन लोगे तो उसके डायरेक्शन को निगेटिव आपको कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी इसका फिक्स्ड लेंथ रो कंसिडर कर लिया है. क्लियर. नाउ O से P तक, तो O से P तक जब जाएंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो ओरिजिन से H डिस्टेंस. तो ये आपका H डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो कौन से डायरेक्शन में, Z के डायरेक्शन में. ठीक है, O से P तक जब जा रहे हैं तो Z के डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो कितना डिस्टेंस, H डिस्टेंस Z के डायरेक्शन में. तो ये हो गया आपके पास वेक्टर रो. इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर रो स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, R. क्लियर. अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस रो एस ds डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर AR कैप. ठीक है, अगर आपके पास सरफेस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस रो एस ds डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर AR. नाउ
इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस रो एस डी एस वेक्टर आर कितना है, तो माइनस रो एरो कैप प्लस एच ए जेड कैप डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा रो स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर आर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो कितना हो गया रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे जब डिफरेंशियल सरफेस लिए तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो ये डायरेक्शन आया। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? मतलब अगर आपके पास ये लाइन ज्वाइनिंग है, यहां से आप लाइन ज्वाइन कर रहे हो तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में, ये रो के डायरेक्शन पे, ठीक है। वैसे ही अगर इसके सिमेट्रिकल मैं यहां पे एक डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करता हूं, यहां पे अगर मैं एक डिफरेंशियल सरफेस सेलेक्ट करता हूं सेम डिस्टेंस पे, रो डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे आएगा वो भी इस तरीके से लाइन ज्वाइन करके हम बता सकते हैं। तो ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो इस डिफरेंशियल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। इस डिफरेंशियल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये जो भी एंगल फॉर्म करेगा सेम एंगल ही फॉर्म करेगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, तो ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक जेड डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, रो के डायरेक्शन में। तो इसी तरीके से जितने भी डिफरेंशियल सरफेस होंगे उसके सिमेट्रिकल, अगर आप ऑपोजिट हम लोग डिफरेंशियल सरफेस लेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आएंगे वो एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और जो भी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाएगा वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस डिफरेंशियल सरफेस की वजह से जो कि एक्स वाई प्लेन में प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली पॉजिटिव जेड डायरेक्शन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली जेड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। जो रो के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आ रहे थे वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ये रो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि रो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा इंटीग्रेशन रो एस डी एस एच ए जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होगा, ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? सो अब इससे ही हमको ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ z डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे z डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस कितना होता है, तो अगर आपको, क्योंकि हम लोग रो एक्स वाई प्लेन लिए हैं, तो एक्स वाई प्लेन पे हम लोग अगर देखते हैं तो डिफरेंशियल सरफेस जो लेंगे तो डिफरेंशियल सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ z क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ z ये कितना होता है, रो, ठीक है। रो क्योंकि जो मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ पे वो मैंने एक्स वाई प्लेन पे लिया है, एक्स वाई प्लेन पे डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द जेड एक्सिस, ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन पे जो डिस्टेंस मेजर करते हैं जेड एक्सिस से उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस रो। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिफरेंशियल सरफेस मैं लूंगा वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग लूंगा, और क्योंकि मुझे z के डायरेक्शन में चाहिए तो z के डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस क्या होता है, तो दैट इज रो डी फाई, ये होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन, फाई की लिमिट है 0 से 2 पाई, रो की लिमिट है आपकी 0 टू इनफाइनाइट, रो एस डी एस, डी एस कितना, रो डी फाई एच ए जेड कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये आ जाएगा। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है सिंपली, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि अब देखो ये जो रो की लिमिट इनफाइनाइट तक क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जो शीट है वो आपका इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है, ये जो शीट है ये आपका इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो इसकी लिमिट है 0 से इनफाइनाइट। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स एज्यूम रो स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये आ गया 2 रो डी रो इक्वल टू डी टी। लिमिट्स की बात करते हैं तो व्हेन
rho is 0, t equal to h square, and when rho is infinite, t is also infinite. ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाई 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन t 0 to h स्क्वायर टू इनफाइनाइट. ठीक, क्या क्या चीजें बच गई यहाँ पे, रो एस, रो डी रो. देखो ये जो रो डी रो है, रो डी रो को क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई टू, तो ये आ गया डी टी बाई टू. डी फाई आपका इंटीग्रेट हो जाएगा. ठीक, एच ए जेड कैप डिवाइडेड बाय कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो स्क्वायर प्लस टी, एच स्क्वायर को टी माने हैं, तो ये कितना हो गया, टी टू द पावर 3/2. ठीक, सो यहाँ पे ये आ गया. इसको सॉल्व करते हैं तो ये को फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा. ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं. ये हो गया फाई 0 to 2 पाई. क्लियर. नाउ रो एस हमारे पास बचा हुआ है, ये हमारे पास डी टी है, तो ये आ गया टी टू द पावर -3/2 इंटीग्रेशन एच स्क्वायर टू इंफिनिटी डी टी. और क्या क्या चीजें यहाँ पे आ गई, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कौन सा टर्म बच गया, एच. ठीक, नाउ ये 2 पाई आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये आ गया रो एस h/2 एप्सिलॉन नॉट. इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, t टू द पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2 + 1, ये 4 होगा. 2 पाई कैंसिल होकर 4 होगा. और क्या बच रहा है, ए जेड कैप, यहाँ पे भी ए जेड कैप. ठीक है, तो ये आएगा रो एस इंटू h/4 एप्सिलॉन नॉट. इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, h स्क्वायर टू इनफाइनाइट, तो t टू द पावर -इनफाइनाइट. ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t टू द पावर, t की लिमिट पुट करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, तो h स्क्वायर टू द पावर -1/2 होल डिवाइडेड बाय -1/2. ठीक है, ए जेड कैप. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, यहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो रो एस h/2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक, t टू द पावर -इनफिनिटी इज 0 माइनस h इनवर्स ए जेड कैप, और इस डिनोमिनेटर का एक माइनस बचा हुआ है, तो ये आ गया -1. ठीक, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और h इंटू h इनवर्स कितना हो गया, 1, तो ये कितना आ गया, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए जेड कैप. तो ये आपका फाइनल आंसर है, रो एस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए जेड कैप. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितने डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. ये सिंपली कितना है, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो रो एस आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो पता ही रहेगा. एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपका परमिटिविटी है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है. ए जेड ये आपका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है. अब ये इन जनरल हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इन जनरल अगर आप बोलना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सरफेस चार्ज इज गिवन बाय रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल वेक्टर इसलिए क्योंकि आपने अभी क्या किया था, ये ए जेड क्या शो कर रहा है इस डायग्राम में, ये ए जेड क्या शो कर रहा है, तो ये इस डायग्राम में ए जेड ये शो कर रहा है कि आपका जो भी सरफेस चार्ज है, जहां पे भी ये शीट प्लेस है, उसका जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, अब क्योंकि हम लोग के पास जो ये शीट जो प्लेस्ड है ये एक्स वाई प्लेन पे प्लेस था, और हम लोग इस शीट से इस पॉइंट पी तक जाने के लिए पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया आपका आंसर वो प्लस ए जेड आया. क्लियर. अब अगर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये अगर मान लो कि यहां पे एग्जिस्ट कर रहा होता,
सपोज यहां कहीं पे ये एग्जिस्ट कर रहा होता 0 0 माइनस एच पे, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता कि इस पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता वो इस डायरेक्शन में आता, इसके दो कंपोनेंट आते, एक माइनस जेड डायरेक्शन में और एक रो के डायरेक्शन में। वैसे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता वो इस तरीके से आता, इसके भी दो कंपोनेंट आते, एक माइनस जेड डायरेक्शन में और एक ए रो डायरेक्शन में। अब ये जो रो डायरेक्शन वाले हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जो भी माइनस जेड डायरेक्शन में आ रहा है वो एक दूसरे को ऐड करते, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में हो जाता, माइनस जेड डायरेक्शन में हो जाता, ठीक है। तो माइनस जेड डायरेक्शन में हो रहा है, जब ये शीट से आप निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो आपका रिजल्ट माइनस ए जेड आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ जाता है उस केस में, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ए जेड कैप। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहां पे जो ए एन है दैट इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर directed from infinite sheet to point of interest। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो कि ये एक्स वाई जेड, ये वाई और ये z है, ये x है, ठीक है। मान लो कि आपके पास कोई प्लेन यहां पे प्लेस्ड है, y इक्वल टू 2, ये कोई प्लेन है, ठीक है, y इक्वल टू 2 प्लेन, y इक्वल टू 2 प्लेन मतलब x z प्लेन, ठीक है। अब देखो, मान लो कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां कहीं पे निकालना है, ये वाई एक्सिस है, मान लो कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कहीं पे निकालना है, ये है 0 5 0, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे सिर्फ वाई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक्स और जेड 0 होंगे। तो देखो, अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और आपको दिया हुआ है कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका रो एस है, तो इस केस में मुझे और कुछ चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E, ये हो जाएगा रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड तो यही होगा, ठीक है। जहां पे भी आपके पास इनफाइनाइट शीट आ गया मतलब मैग्नीट्यूड तो यही होगा, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमको डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम इनफाइनाइट शीट टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपका इनफाइनाइट शीट है और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इनफाइनाइट शीट से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जब मैं मूव कर रहा हूं तो ये y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये y इक्वल टू 2 था, यहाँ पे y इक्वल टू 5 है, तो y इज इंक्रीजिंग, तो y अगर इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर प्लस ay होगा। क्लियर है। अब मान लो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q अगर मान लो 0 - 2 0 होता, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे निकालना होता, तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यही होता, मैग्नीट्यूड इसका रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता। बट अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस शीट से आप इस पॉइंट तक जाने के लिए जब मूव कर रहे हो तो आपका y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 2 से -2 हो रहा है, मतलब आप निगेटिव y डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो। तो जब आप निगेटिव y डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर माइनस ay कैप हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव y डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगा। तो इस तरीके से आपको इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जाम में पूछता है, तो उसमें आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाने के लिए तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर y इक्वल टू 2 प्लेन है तो ay कैप, x इक्वल टू 5 प्लेन है तो ax कैप, z इक्वल टू 0 प्लेन है तो az कैप, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो। इसी तरीके से अगर आप निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो जो भी प्लेन होगा उसका निगेटिव यूनिट नॉर्मल वेक्टर ही उसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।